और इस वक्त की बड़ी खबर, काबुल एयरपोर्ट पर फिर फायरिंग हुई है। काबुल एयरपोर्ट पर हुई है फायरिंग। अफगानी पत्रकार ने शेयर किया है वीडियो। बताया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर इस फायरिंग के बाद अफरा तफरी मच गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर काबुल से। काबुल एयरपोर्ट के बाहर आज एक बार फिर से हुई है फायरिंग। फायरिंग के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। अफगानी पत्रकार ने इस घटना का एक वीडियो भी शेयर किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। इससे पहले भी फायरिंग की तस्वीरें सामने आ चुकी है और अब एक और वीडियो सामने आया जिसमें फायरिंग हो रही है और इस फायरिंग के बीच अफरा तफरी का माहौल। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या पता चल पा रहा है, एक बार फिर से फायरिंग वहां पर? 4 दिनों के भीतर दूसरा मौका है जब इस आतंकी हमले की खबर यहाँ पर सामने आई है। और अभी फिलहाल यहाँ पर ये जो फायरिंग है काबुल एयरपोर्ट के आसपास की ये सामने आ रही है। अमूमन इससे पहले होता था कि तालिबान के जो लड़ाके थे परिस्थितियों पर काबू करने के लिए वो फायरिंग करते थे, इक्का दुक्का फायरिंग करते थे, लेकिन ये फायरिंग जो लगातार हो रही है फायरिंग, तो इसलिए पूरी की पूरी संभावना है इसमें आतंकी हमले की संभावना हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल इसकी अभी किस गुट ने किया है, क्यों और किसने की? क्या ये तालिबानियों की तरफ से ही फायरिंग की गई है और पता चल पा रहा है क्या कोई शिकार भी हुआ इस बीच? देखिए, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि किसने फायरिंग की और किस नियत से फायरिंग की है, लेकिन बड़ी तादाद में फायरिंग हुई है और लगातार कई राउंड फायर हुए हैं और उस वजह से अफरा तफरी का माहौल है। 4 दिन के भीतर दूसरी बार अफरा तफरी का माहौल है। काबुल एयरपोर्ट पर पूरा का पूरा माहौल है और कुछ लोगों के घायल होने की भी हमें फिलहाल सूचना सामने आई है। इससे पहले जब धमाके हुए थे तो 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और 150 से ज्यादा लोग के मौत की खबर आई थी और ठीक उसी तरीके की भगदड़ मची थी। तो और उसके बाद जो भीड़ है बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई थी काबुल एयरपोर्ट पर और उस भीड़ के बाद अब एक बार फिर ऐसी फायरिंग हुई है, भगदड़ की हमें सूचना मिल रही है और कुछ लोगों के घायल होने की भी हमें सूचना मिल रही है। अमित, या तो ये तालिबानी लोगों की तरफ से फायरिंग हुई है या फिर आतंकी संगठनों की तरफ से ये फायरिंग की गई है, लेकिन दोनों ही स्थिति में वहां जो लोग मौजूद रहे हैं, आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर एक बड़ा खतरा। ठीक उसी की तरह मिलता जुलता माहौल हमें देखने को मिल रहा है, जैसा कि 3 दिन पहले हमें देखने को मिल रहा था जब बम धमाके हुए थे काबुल एयरपोर्ट पर। अफरा तफरी का वहां पर माहौल है और लोग इस फायर से बचने के लिए लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं और जो फायरिंग हुई है कई राउंड फायरिंग हुई है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग घायल हुए होंगे उनकी तादाद बहुत बड़ी है। फिलहाल अभी ये आकलन करने में अलग अलग एजेंसियां जुटी हुई है कि आखिरकार फायरिंग की वजह से जो घायल हुए लोग हैं वह कितने हैं और नुकसान कितना ज्यादा है। और ये भी पता चलना बाकी है कि क्या सिर्फ दहशतगर्दी के लिए ये फायरिंग की गई थी या फिर वाकई किसी को टारगेट भी किया जा रहा था। अमित, लेकिन लगता है आपको और इन्फॉर्मेशन बाहर आ पाएगी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि तुलु न्यूज के एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी और ये बताया जा रहा था कि उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन साझा की जा रही थी तालिबानियों को लेकर, जिसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब ये जो अफगान पत्रकार है उसने ये वीडियो शेयर किया है, खतरा तो अब उस पर भी। देखिए, पत्रकार कितनी विषम परिस्थितियों में अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं यह बात किसी से चुकी नहीं हुई है और जो भारतीय पत्रकार की भी हत्या कर दी गई थी और इसके बाद तालिबान के टेकओवर के बाद ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। तो अब ये इंतजार करना होगा विश्व समुदाय को, अलग अलग देशों को, क्योंकि कितनी जानकारी इसमें सामने आती है, लेकिन इस वीडियो का ही सामने आना ऐसी परिस्थितियों में अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अब अभी हमें देखना होगा, इंतजार करना होगा कि और तस्वीरें और लोग और क्या डिटेल निकलकर सामने आ पाती है। शुक्रिया अमित, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे थे, किस तरीके से धड़ाधड़ फायरिंग काबुल एयरपोर्ट के पास ये फायरिंग हुई है। हालांकि किसने और किस मंशा से की है अभी तक साफ नहीं हो सका है। और इस बीच आपको बता दें कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने आईएस के ठिकानों पर हवाई हमला किया। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में मौजूद आईएसआईएस खुरासान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने
काबुल में ड्रोन से हमले की पुष्टि की और हवाई हमले में काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराने का दावा किया है। 2 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले में अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हो गई थी और उसी के जवाब में 48 घंटों के भीतर अमेरिका ने आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। इन सारे आतंकवादियों को कौन तैयार करता है, कौन इन्हें बनाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही ये सारी आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी हुई है। तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया। इन सारे आतंकवादी जो अलग अलग संगठन हैं, ये सारे चचेरे ममेरे भाई हैं एक दूसरे के, और कोई नहीं है। इनको ट्रेनिंग और इनको सपोर्ट पाकिस्तान देता है। अमेरिका आतंकवादियों को तो मार रहा है, लेकिन आतंकवादियों को जो पैदा कर रहा है उसके खिलाफ आप क्यों नहीं एक्शन लेते? उनके खिलाफ एक्शन लेने की अब बारी आ गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबानी नेताओं से मिले जैश आतंकी। बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से। वहां तालिबानी नेताओं से जैश के आतंकियों ने मुलाकात की है और बताया जा रहा है कि यह मुलाकात कंधार में हुई है। कंधार में हुई जैश तालिबान की बैठक। ये बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की खबर के मुताबिक तालिबानी नेताओं से जैश के आतंकियों ने मुलाकात की है। तालिबानी नेताओं से मिले हैं जैश के आतंकी। कंधार में ये मुलाकात हुई है। नीतीश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, क्या पता चल पा रहा है? हालांकि ये तो होना ही था, तालिबान के नेताओं के तो खुद आतंकी कनेक्शन बैकग्राउंड है और अब जैश के आतंकियों के साथ मुलाकात। देखिए गायत्री, जैश ए मोहम्मद ने तालिबान के लिए कंधार में ग्राउंड तैयार किया था तालिबान के कब्जे के लिए, और हेरात में लश्कर ये ग्राउंड तैयार कर रहा था। अब जैसे ही 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ, उसके बाद से जैश के आतंकी फ्री हो गए हैं ऑलमोस्ट, और उनका अब जो पहले से जैसे आशंका व्यक्त की जा रही थी कि उनका रुख कश्मीर की तरफ होगा, भारत की तरफ होगा, वही हुआ है। और करीब 21 तारीख को इन लोगों ने, जो जैश ए मोहम्मद की लीडरशिप है, उन्होंने तालिबान की लीडरशिप से मुलाकात की है कंधार में। और उसके दूसरे दिन ही करीब 23 तारीख को टेररिस्ट का जो मूवमेंट्स है, जो जैश के टेररिस्ट का मूवमेंट है, वो दिखाई देने लगा। और जो करीब 40 से 50 अफगान मूल के टेररिस्ट हैं लश्कर और जैश के, वो लोग हल्लान शुमाली लॉन्च पैड पर शिफ्ट कर दिए गए रावलकोट एरिया से, और ये लोग हिंदुस्तान में घुसकर बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। कितना बड़ा नीतीश खतरा है ये? कितना बड़ा खतरा है ये? देखिए, बड़ा खतरा, जाहिर तौर से इसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी कि अफगानिस्तान में जैसे ही तालिबान का कब्जा होता है पूरे अफगानिस्तान पर, उसके बाद वहां पर जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन के आतंकी वहां पर काम कर रहे हैं तालिबान के लिए, वो फ्री हो जाएंगे और उनका रुख कश्मीर की तरफ होगा। और इसका मूवमेंट, इसकी जो झलक पहले दिखलाई देने लगी है, आशंका जो व्यक्त की जा रही थी, और उनका मूवमेंट रावलकोट इलाके से, जो उनका लॉन्च पैड था, वहां से हल्लान शुमाली जो लॉन्च पैड है वहां पर कर दिया गया है, और ये लोग भारतीय सीमा में घुसने के लिए रेकी कर रहे हैं। शुक्रिया नीतीश इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। वहां कुछ देर पहले फिर से फायरिंग हुई है। फायरिंग की तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। फायरिंग के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। अफगानी पत्रकार ने इस घटना का वीडियो शेयर किया और देखिए किस तरीके से धड़ाधड़ फायरिंग की तस्वीरें आई सामने। एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें। कुछ देर पहले एक बार फिर से फायरिंग, पिछले 4 दिनों की बात करें, दूसरी मर्तबा ये फायरिंग हुई है। और वहीं 2 दिन पहले आतंकी हमला हुआ था काबुल एयरपोर्ट पर, और इस सब के बीच फायरिंग की ये तस्वीरें। लेकिन फायरिंग किसकी तरफ से की गई है? तालिबानियों की तरफ से फायरिंग हुई है, या फिर आतंकी संगठनों के एक्टिव होने के बाद आतंकियों की तरफ से इस फायरिंग को अंजाम दिया गया? ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल और उसकी तस्वीरें इस वीडियो के जरिए जो एक अफगान पत्रकार की तरफ से शेयर की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, धड़ाधड़ एक के बाद एक फायरिंग, दहशत का माहौल। लेकिन क्या सिर्फ फायरिंग, क्या सिर्फ दहशतगर्दी के मकसद से फायरिंग की गई, या फिर कोई निशाना भी बना है? क्या कोई शिकार भी हुआ है?
और इस बीच आपको बता दें कि अफगानिस्तान के काबुल में गुरुवार को हुए धमाकों के बाद मेडिकल सुविधाओं की कमी की खबरें सामने आ रही हैं और तालिबान ने महिला स्वास्थ्य कर्मियों को काम पर लौटने के लिए कहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान में सभी महिला डॉक्टरों को काम पर लौटने के लिए कहा। इसके अलावा तालिबान ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी महिला स्टाफ को भी काम पर लौटने की हिदायत दी है। तालिबान का एक और नया फरमान सामने आ गया है। तुलु न्यूज के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक तालिबान ने काबुल में लोगों से गाड़ी, हथियार, गोला बारूद और दूसरा सरकारी सामान 1 हफ्ते में संबंधित अधिकारियों को लौटाने के लिए कहा है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अगर संबंधित अधिकारियों को सामान वापस नहीं किया गया तो उल्लंघन करने वालों से कानूनी तौर पर निपटा जाएगा। काबुल में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर के मुताबिक काबुल में सुरक्षा खतरे को देखते हुए यूएस नागरिकों को एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के गेट से दूर रहने के लिए कहा गया है। यूएस ने अपने नागरिकों से एबे गेट, ईस्ट और नॉर्थ गेट और न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गेट से तुरंत हट जाने के लिए भी कहा है। यूएस ने अपने नागरिकों को भीड़ वाली जगहों से भी दूर रहने के लिए कहा है और सोशल मीडिया के जरिए खबरों पर नजर रखने की सलाह भी दी गई है। साथ ही अमेरिका ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी करीब 5400 लोग अफगानिस्तान से उड़ानों का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका का यह बयान काबुल विस्फोट के एक दिन बाद सामने आया है। अमेरिकी सेना के मेजर जनरल विलियम्स हैंक टेलर ने कहा कि हवाई अड्डे पर अभी भी लगभग 5400 लोग अफगानिस्तान से उड़ानों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे पास अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य एयरलिफ्ट कर लोगों को निकालने की क्षमता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। There are still approximately 5,400 individuals on the airport as of this report awaiting for flights out of Afghanistan. We have the ability to include evacuees on U.S. military airlift out of Afghanistan until the very end. काबुल में गुरुवार को धमाके के बाद मौत का तांडव देखने को मिला था। धमाके के बाद एयरपोर्ट के बाहर हालात की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में जूते और चप्पल बिखरे दिखाई दिए। काबुल एयरपोर्ट के बाहर बैग और दूसरा सामान भी जहां तहां बिखरा हुआ दिखाई दिया। कल धमाके के बाद के हालात की कुछ तस्वीरें अभी सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो गुरुवार को जो धमाका हुआ था काबुल एयरपोर्ट पर, सिलसिलेवार तरीके से जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद की तस्वीरें, बिखरा हुआ सामान, ये वो तमाम लोग थे जो उस वक्त एयरपोर्ट के आसपास एयरपोर्ट में मौजूद थे और इस उम्मीद के साथ वो अफगानिस्तान छोड़ देंगे, इस उम्मीद के साथ कि वो अफगानिस्तान छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अचानक से सिलसिलेवार तरीके से धमाके हुए जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 13 अमेरिकी सैनिक भी इसमें शामिल थे। हालांकि सबके बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अब सामने आई हैं, जिनमें बिखरा हुआ सामान दिखाई दे रहा है, लोगों के जूते, चप्पल, जो बैग था, जो सामान वो लेकर पहुंचे थे एयरपोर्ट पर, इस उम्मीद के साथ, इस आस के साथ कि वो किसी भी तरीके से अफगानिस्तान छोड़ दें। तालिबान राज के बीच अफगानिस्तान छोड़कर वो किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं, किसी सुरक्षित मुल्क तक पहुंच जाएं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक ही झटके में उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो अब ये तस्वीरें सामने आई और देखिए दूसरे मुल्कों में और अफगानिस्तान में जो हालात हैं, अंतर ये कि अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो वहां पर एम्बुलेंस दिखाई देती है, वहां पर रेस्क्यू टीम दिखाई देती है। लेकिन अफगानिस्तान में पूरा सिस्टम तालिबान राज के बीच चरमरा चुका है और इस बीच ये तस्वीरें सामने आई। हालांकि अब तो वहां पर जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसका भी टोटा है और इसीलिए तालिबान की तरफ से ये फरमान जारी किया गया कि जितनी भी महिला कर्मी हैं, जो महिला डॉक्टर्स हैं, वो फौरन काम पर वापस लौटें ताकि जो लोग जख्मी हुए हैं उनका इलाज हो सके। लेकिन लौटेंगे इस दहशतगर्दी के बीच, ये भी देखना होगा। अमेरिका की पूर्व सांसद और डेमोक्रेट नेता का काबुल पर आईएसआईएस के हमले पर क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं आपको। This incident should remind the American people that ISIS and Al-Qaeda are alive and well and are actively continuing to use terror to try to force the world to accept their demand that we convert to their interpretation of Islam. Unfortunately, America's powerful elite have downplayed this threat for many years for various reasons, which I'll be talking about more in depth in the near future. और चीन ने अपने नागरिकों के लिए एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की। अफगानिस्तान में चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों से एहतियात
बरतने के लिए कहा है, सुरक्षा बढ़ाने और अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो घर के अंदर ही रहने के लिए कहा है। काबुल एयरपोर्ट समेत हाई रिस्क वाली जगहों से दूर रहने की सलाह भी चीन की तरफ से जारी की गई है। काबुल हमले के पीछे अब पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है। एक रिपोर्ट में इस बात का पर्दाफाश हुआ है कि काबुल हमले को अंजाम देने वाले इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी कि आईएसकेपी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने खड़ा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लश्कर के आतंकियों के साथ मिलकर आईएसकेपी बनाया गया और प्रॉक्सी वॉर के लिए तैयार किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएसकेपी का प्रमुख मौलवी मोहम्मद एक पाकिस्तानी नागरिक है और उसने लश्कर तैयबा के साथ अपने संबंधों के बारे में कबूल किया था। 2020 में अफगानिस्तान में काबुल में गुरुद्वारे पर हमले के आरोप में असलम फारूकी को हिरासत में लिए जाने के बाद मौलवी मोहम्मद को संगठन का नया प्रमुख बनाया गया था। फारूकी की तरह मौलवी मोहम्मद को भी आईएसआई से ट्रेनिंग मिली थी और वो भी लश्कर से जुड़ा था। अफगानिस्तान में सुरक्षित लौटे पंजाब के लुधियाना के एक परिवार के 2 सदस्यों ने पीएम मोदी का आभार जताया। अफगानिस्तान से लौटे पिता और पुत्र काबुल में एक दुकान चलाते थे। दोनों ने अफगानिस्तान के बारे में खुलकर बताया और ये कहा कि हर कोई वहां से सुरक्षित लौटना चाहता है। कई लोगों ने वहां फंसे अपने रिश्तेदारों को जल्द से जल्द वापस लाने की अपील की। बिगड़ गई है, हालात ख़राब हो गए हैं। फिर से लोगों को, सरदार भाइयों ने हम लोगों को, सारे को, सारी फैमिलियों को बोला भाई जाना है दिल्ली में। सारे लोगों को सरकार भारत लेकर आई। सरदार को हम यही अपील करना चाहते हैं, जो हमारे बाकी के बंदे अपने आ जाएं, जैसे हम आ गए वो भी आ जाए। उनके भी छोटे छोटे न्याणे हैं, उनके भी बीबी बच्चे हैं। जब से तालिबान है बहुत बुरा हो रहा है। उनकी रैलियाँ निकल रही हैं, हर जगह गोलीबारी हो रही है, बहुत मुश्किल आता है। मैं तो इंडिया सरकार ये उनके बहुत मेहरबानी, हमें यहाँ तक पंजाब हमारे जो गुरसिख भाई वहाँ पे 100 बंदा उनको यहाँ पे लाया, जैसे वो भी उनके घर परिवार इधर है, वो भी सुरक्षित यहाँ पर पहुँच जाए। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। राज्यों में कोरोना के नियमों का पालन नहीं होने पर गृह मंत्रालय ने गहरी चिंता जाहिर की। गृह मंत्रालय ने इसके लिए राज्यों को दिशा निर्देश भी जारी किए जो 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। नियमों के मुताबिक इस दौरान मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। और अब बात छत्तीसगढ़ के घमासान की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर लौट गए हैं। बघेल ने कल राहुल गांधी के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद आज बघेल और 6 मंत्रियों समेत 50 विधायक रायपुर के लिए रवाना हो गए। तो आपको बता दें, कल राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की थी और आज उन्होंने राजीव गांधी प्रदर्शनी देखने के लिए वो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के दफ्तर भी पहुंचे थे। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा छत्तीसगढ़ में, तो इस पर भूपेश बघेल चुप्पी साध गए। लेकिन इस सबके बीच ये जानकारी जरूर दी गई कि राहुल गांधी को इनवाइट किया गया है और अगले हफ्ते राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे। आपको बता दें, जिस तरीके से भूपेश बघेल अपने विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी से मुलाकात की, उसके बाद अटकलें तेज हो गई थी कि क्या छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में काफी लंबे वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हटाने की मांग उठ रही है और इस सब के बीच एक रोज पहले दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल और राहुल गांधी के बीच 3.5 घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक में प्रियंका गांधी भी शामिल रही। हालांकि इस मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि उनकी राहुल गांधी के साथ राज्य के विकास और उससे जुड़ी कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया गया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है और वो अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ आएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल गांधी से 3 घंटे की मुलाकात हुई है और आमंत्रण को स्वीकार किया राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ आने का। सर, क्या बात हुई? देखिए, राहुल जी से बहुत दिल खोल के बात हमने की और लंबी चर्चा हुई छत्तीसगढ़ के राजनीति के बारे में, छत्तीसगढ़ के आर्थिक व्यवस्था के बारे में, छत्तीसगढ़ के योजनाओं के बारे में, और अंत में मैंने राहुल जी से छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। अगले सप्ताह वो छत्तीसगढ़ आएंगे। पिछली बार मुलाकात के बाद 10 जनपद पे मुलाकात हुई थी पार्टी आलाकमान से। आपने कहा था कि पार्टी के अंदर जहां बहुमत वहां 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं चलता, जब अलग अलग गठबंधन होते हैं, गठजोड़ की सरकार होती है, वहाँ होता है। ये बार बार मीडिया में भी खबरें आ रही थी। आपको भी 3 दिन के अंदर आना पड़ा दिल्ली, और ये अंदेशा हुआ कि आखिर तमाम विधायक और संगठन के लोग यहाँ क्यों पहुँचे हैं। तो क्या किसी तरह की इस तरह के फॉर्मूले की बात हुई थी? क्या नेतृत्व परिवर्तन का भी अंदेशा था? देखिए, पिछले दिनों आए तब भी मैंने
पुनिया जी ने सब ने यही बात की कि विकास के मुद्दे में योजनाओं के बारे में चर्चा हुई। पिछले समय भी एजेंडा नहीं था, इस समय भी एजेंडा नहीं था। इस समय भी हमने विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा की, राजनीतिक चर्चा की, सब खुल के बात हुई। आप ही सीएम रहेंगे 5 साल तक? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जिस दिन हाईकमान का है मैं पद छोड़ दूंगा। विस्तार से चर्चा हुई और अंत में मैंने राहुल जी से आग्रह किया कि चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ आना हुआ नहीं है, कोरोना काल के कारण से आपका आगमन नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन, छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि सब लोग मिलना चाहते हैं और अपने अपने जो क्षेत्र में जो काम किए हैं उसे आपसे अवगत कराना चाहते हैं। तो बहुत ही कृपापूर्वक राहुल जी मेरे आमंत्रण को स्वीकार किए और अगले सप्ताह बस्तर से दौरा करेंगे। लेकिन किसी भी विधायक को दिल्ली में एआईसीसी के द्वारा, हाईकमांड के द्वारा या किसी के व्यक्ति के द्वारा नहीं बुलाया गया। टकराव की स्थिति कहीं नहीं है। भूपेश बघेल जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं इस पद पे तब तक हूं जब तक हाईकमांड के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा कहा जाता है, और जिस दिन कहेंगे मैं हट जाऊंगा। और टी.एस. सिंहदेव के द्वारा भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी स्पष्ट किया कि ये तो मेरे अधिकार की बात नहीं है, ये हाईकमांड में बैठे लोग, उनके अधिकार की बात है, वो जो निर्णय करेंगे वो सबको मंजूर होगा। कोरोना काल में छात्रों की मदद के लिए सामने आया है लीड प्लेटफॉर्म। किस तरह लीड शिक्षा की दुनिया को बदल रहा है और किस तरह छात्रों को और सक्षम बना रहा है, ये बता रहे हैं खुद कंपनी के को फाउंडर और सीईओ सुमित मेहता। लीड की जर्नी स्टार्ट हुई थी हमारे खुद के स्कूल्स के साथ। भारत में 500 से अधिक शहरों में और 2000 से अधिक स्कूल्स के साथ पार्टनर करते हैं। जब हमने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से बात की तो हमें ये समझ में आया कि लीड उनकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उनकी जो लोकल सीमाएं हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ एकेडमिक रिसोर्सेज, लीड उनको उन सीमाओं से लांघ के इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करने के लिए सक्षम बनाता है। जो करंट कंडीशन है उसमें हमने देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को किसी भी डिस्ट्रप्शन के बिना पढ़ाई कैसे प्रेजेंट की जाए। और लीड मास्टर क्लास के द्वारा हमने एक्सपर्ट्स को बच्चों तक पहुंचाया है, जैसे चेतन भगत, सानिया मिर्जा, जिन्होंने स्टोरी टेलिंग और फिटनेस के ऊपर क्लासेस लिए हैं। स्कूल्स बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एकेडमिक्स के बियॉन्ड, सोशल इमोशनल लर्निंग, पीयर लर्निंग, मेंटल वेलबींग के लिए बच्चों का स्कूल में जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी अप्रोच स्कूल्स के प्रति बिल्कुल 180 डिग्री चेंज करनी पड़ेगी कि डिफ़ॉल्ट हो कि सब स्कूल खुले रहें और जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे बंद रहें। सबसे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत में ये है कि हम अपने स्कूल्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करें ताकि जो बच्चे 6 से 7 घंटे स्कूल में बिताते हैं वो जो टाइम है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो और बच्चे अपने ट्रू पोटेंशियल को रीच कर सकें। अगर हम अपने स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म करें तो भारत की जो ह्यूमन पोटेंशियल है उसको कोई रोक नहीं सकता। और अब बड़ी खुशखबरी, मनी कंट्रोल प्रो के ताजा ऑफर के साथ आप प्रो को 365 रुपए प्रति साल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और 10,000 रुपए तक के एक्सक्लूसिव ऑफर पा सकते हैं। आज ही मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन कीजिए, ऑफर जल्द खत्म हो रहा है। और अब सबसे बड़ा ऐलान, सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में मनी कंट्रोल प्रो पाइए और रोज 50,000 रुपए तक के इनाम और मैकबुक प्रो का मेगा प्राइज जीतने का मौका हासिल कीजिए। आज ही मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन कीजिए, ऑफर सीमित समय तक ही है। बड़ी खबर आ रही है, टोक्यो में चल रही पैरा ओलंपिक्स से जुड़ी हुई भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल सिंगल्स के सेमीफाइनल में जीत गई हैं। एक मेडल पक्का हुआ है, उम्मीद ज्यादा उनसे हम अब करेंगे कि भैया पक्का हुआ तो गोल्ड के लिए वो आगे जाएं। अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है,
के संदीप बोल की खबर है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में ISIS के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। एयर स्ट्राइक किया है ड्रोन के जरिए और बताया जा रहा है कि जो उनके जो की एसेट्स हैं उनको ढेर किया गया है। जांच एजेंसी ईडी ने कोलकाता के कोयला घोटाला मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बंदोपाध्याय को पूछताछ के लिए बुलाया है। अभिषेक बनर्जी को इस बार पेश होना पड़ेगा। 6 सितंबर को उन्होंने ईडी के सामने उन्हें पेश होना। राजस्थान के ईडाणा माता मंदिर में कैसे लगती है आग? देवी की प्रतिमा अपने आप क्यों करती है अग्नि स्नान? अग्नि स्नान का सच रात 9:27 पर। पर कोई बंदिश नहीं लगाई गई है, लेकिन बीजेपी